नमस्ते दोस्तों, एसएच लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सब अक्सर अपने मौलिक अधिकारों की, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, ये मेरा अधिकार है, ये सुनना कितना आम है ना? बिल्कुल, और होना भी चाहिए। पर क्या हमने कभी उतनी ही शिद्दत से अपने मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सोचा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यही आज हमारी बातचीत का सेंटर है। हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की गहराई में उतरेंगे जिसके बारे में सबसे कम बात होती है। भाग 4A, अनुच्छेद 51A। हाँ, हमारे मौलिक कर्तव्य। ये हमारे संविधान का वो हिस्सा है जो अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक जरूरी बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन कर्तव्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं या फिर ये उस दौर की एक विवादित विरासत हैं। बिल्कुल। हम समझेंगे कि ये संविधान में आए कैसे, इनका असली मतलब क्या है और क्या ये सिर्फ अच्छी बातें हैं या इनका कोई कानूनी असर भी होता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि हमारा ये मॉडल दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्रों से कितना अलग है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगर इन्हें बाद में जोड़ा गया तो मतलब जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब तो ये थे नहीं, तो फिर अचानक 1976 में इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी कहानी जो है वो भारत के सबसे उथल-पुथल वाले राजनीतिक दौर से जुड़ी है। इन कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इमरजेंसी के दौरान? हाँ, उस वक्त देश में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था। सरकार ने एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी और उसी की सिफारिशों पर इन्हें संविधान का हिस्सा बनाया गया। मतलब इनका जन्म ही एक बहुत ही असाधारण राजनीतिक माहौल में हुआ। पर ये आइडिया आया कहाँ से? क्या दुनिया में कहीं और ऐसा मॉडल था जिसे हम देख रहे थे? हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, भारत ने अधिकारों का ढांचा तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी लोकतंत्रों से लिया, लेकिन जब कर्तव्यों को जोड़ने की बात आई तो प्रेरणा ली गई पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अरे वाह, ये तो वाकई में एक अजीब कॉम्बिनेशन है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य एक कम्युनिस्ट देश से नागरिकता का सिद्धांत उधार ले रहा है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स एक ऐसे नागरिक की कल्पना कर रहे थे जो सिर्फ अपने हक के लिए जागरूक ना हो, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। एग्जैक्टली। एक ऐसा संतुलन जो आपको कई टिपिकल पश्चिमी संविधानों में नहीं मिलता। वो चाहते थे कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हों। और शुरुआत में शायद 10 कर्तव्य थे, पर अब 11 हैं। ये जो 11वां कर्तव्य है वो कब और क्यों जरूरी हो गया? 11वां कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन के जरिए आया। ये कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अवसर देना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। अच्छा, तो ये काफी बाद में आया। हाँ, और ये बहुत बड़ा कदम था। इसने शिक्षा के अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन को एक संवैधानिक कर्तव्य से सीधा सीधा जोड़ दिया। मतलब शिक्षा सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि अब परिवार की भी एक सीधी जिम्मेदारी बन गई। एकदम सही। इसने शिक्षा को सिर्फ एक सरकारी योजना से निकालकर एक पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का दर्जा दे दिया। और आज जब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, जो शिक्षा में समुदाय की भागीदारी पर इतना जोर देती है, तो उसकी जड़ें हमें इस कर्तव्य में साफ दिखाई देती हैं। तो अगर इन कर्तव्यों को इतने खास राजनीतिक माहौल में लाया गया तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि सरकार नागरिकों से असल में क्या करने की उम्मीद कर रही थी। मतलब इस लिस्ट में है क्या क्या? देखिए, इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक आदर्श भारतीय नागरिक का खाका तैयार करते हैं। इन्हें आप मोटे तौर पर नागरिक और नैतिक कर्तव्यों में बांट सकते हैं। जैसे संविधान का पालन करना एक नागरिक कर्तव्य है, तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को दिल में बसाए रखना ये एक नैतिक कर्तव्य हो गया। कोई ऐसा कर्तव्य बताइए जो आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता हो। अनुच्छेद 51A(F) को देखिए। ये कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर। हाँ, ये शब्द बहुत अहम है। ये भारत की विविधता में एकता को सीधे सीधे संबोधित करता है। ये सिर्फ ताजमहल बचाने की बात नहीं है, ये उन भाषाओं, त्योहारों और परंपराओं को बचाने की बात है जो मिलकर भारत बनाती हैं। और इसका आज से क्या लेना देना है? इसका आज से बहुत गहरा लेना देना है।
जब समाज में अलग अलग पहचानों को लेकर तनाव बढ़ता है, तब ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि हमारे साझा विरासत इन सबसे बड़ी है। सही है। इसी तरह अनुच्छेद 51A(G) है जो पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। सोचिए आज क्लाइमेट चेंज के दौर में ये कितना जरूरी है, और ये 1976 में ही संविधान में डाल दिया गया था। इस लिस्ट में एक कर्तव्य ऐसा है जो मुझे हमेशा बहुत बहुत प्रगतिशील लगता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। आप अनुच्छेद 51A(H) की बात कर रहे हैं। ये नागरिकों से कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सोचिए, एक देश का संविधान अपने नागरिकों से कह रहा है कि तर्कवादी बनो, सवाल पूछो और हमेशा बेहतर करने की सोचो। बिल्कुल। पर क्या ये एक तरह का थोड़ा एलिटिस्ट विचार नहीं है? मतलब एक ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की उम्मीद करना कितना यथार्थवादी है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है आपका, और इसका जवाब शायद उम्मीद शब्द में ही है। देखिए, संविधान एक आदर्श दस्तावेज होता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हम क्या हैं, बल्कि ये भी बताता है कि हमें क्या बनना चाहिए। एक लक्ष्य तय करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक किसान को कल से वैज्ञानिक बनना है, बल्कि ये कि एक समाज के तौर पर हमारी सोच तर्क और सुधार पर आधारित होनी चाहिए, न कि अंधविश्वास और जड़ता पर। और इसी के साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य भी आता है। ये तो हम सबको स्कूल में सिखाया जाता था। बिल्कुल। अनुच्छेद 51A(I) हमें याद दिलाता है कि बसें, ट्रेनें, पार्क ये सब किसी सरकार की नहीं बल्कि हमारी संपत्ति हैं। और आखिर में अनुच्छेद 51A(J) है जो व्यक्तिगत और सामूहिक हर स्तर पर उत्कृष्टता की बात करता है। ठीक है, तो ये कर्तव्य सुनने में बहुत अच्छे और जरूरी लगते हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल। आम भाषा में इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो आप उसे अदालत नहीं ले जा सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें हैं? ये सबसे आम गलतफहमी है। गैर न्यायोचित होने का मतलब ये नहीं है कि ये शक्तिहीन है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी पर केवल इस आधार पर केस नहीं कर सकते कि उसने अपने मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है। जैसे आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इनका असर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से होता है, और वो बहुत शक्तिशाली है। अप्रत्यक्ष असर, ये कैसे काम करता है? इसके दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, अदालतें इनका इस्तेमाल करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय या किसी कानून का मतलब समझाते समय मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अच्छा। वो इन्हें संविधान की आत्मा का हिस्सा मानती हैं। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा और ज्यादा सीधा रास्ता है संसद। संसद को ये अधिकार है कि वो इन कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए अलग से कानून बना सकती है, और उसने ऐसा किया भी है। अच्छा, इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं क्या? कई हैं। तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है। पर्यावरण की रक्षा वाले कर्तव्यों को लागू करने के लिए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसे दर्जनों कानून हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए भी 1984 में कानून बनाया गया था। मतलब ये कानून असल में मौलिक कर्तव्यों को ही कानूनी ताकत देते हैं। बिल्कुल, उन्हें कानूनी जामा पहनाते हैं। तो ये अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन असल में अदालतों में कैसे खेला जाता है? कोई ऐसा केस है जहां ये टकराव बिल्कुल आमने सामने आ गया हो? हाँ, एक बहुत ही क्लासिक केस है बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य का 1986 का। अच्छा, बताइए। ये मामला यहोवा के साक्षी समुदाय के 3 बच्चों का था जिन्हें स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे राष्ट्रगान गाते नहीं थे। क्यों? उनका तर्क था कि उनकी धार्मिक मान्यताएं उन्हें अपने ईश्वर के अलावा किसी और की वंदना में गाने की इजाजत नहीं देती, हालांकि वो सम्मान में हमेशा खड़े होते थे। ये तो सीधा टकराव है। एक तरफ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरी तरफ राष्ट्रगान का सम्मान करने का कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड फैसला दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों ने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होकर अपने कर्तव्य का पालन किया है।
कानून किसी को भी गाने के लिए मजबूर नहीं करता। इसलिए उन्हें स्कूल से निकालना उनके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अदालत ने यहाँ अधिकार और कर्तव्य के बीच एक बहुत महीन रेखा खींची। रुकिए, ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो क्या कोई ऐसा मामला भी है जहां अदालत ने किसी अधिकार को सीमित करने के लिए एक कर्तव्य का सहारा लिया हो? हाँ, और ये इसके दूसरे पहलू को दिखाता है। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात का 2005 का मामला देखिए। अच्छा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात ने गोहत्या पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया और अपने फैसले का आधार बनाते हुए अदालत ने अनुच्छेद 51A(G) का जिक्र किया। कौन सा ये? जो कहता है कि जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना हमारा कर्तव्य है। मतलब अदालत कह रही है कि जीवों के प्रति करुणा का कर्तव्य कुछ लोगों के व्यापार करने या भोजन के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध लगाने का आधार हो सकता है? बिल्कुल। ये मामले दिखाते हैं कि ये कर्तव्य सिर्फ नैतिक सलाह नहीं है, बल्कि ये हमारे कानूनी और संवैधानिक बहस का एक एक्टिव हिस्सा है। तो ये जो कर्तव्यों पर इतना जोर है, क्या ये सिर्फ भारत की कहानी है या दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र भी अपने नागरिकों से ऐसी ही उम्मीदें करते हैं? यहाँ हमें नागरिकता के अलग अलग दर्शन देखने को मिलते हैं। अगर हम अमेरिका या ब्रिटेन जैसे पारंपरिक पश्चिमी लोकतंत्रों को देखें तो उनके संविधानों में आपको कर्तव्यों की ऐसी कोई लिस्ट नहीं मिलेगी। उनका फोकस किस पे रहता है? उनका पूरा जोर बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के घोषणा पत्र पर होता है। उनका मानना है कि संविधान का मुख्य काम नागरिक को सरकार की ताकत से बचाना है, न कि नागरिक पर नैतिक जिम्मेदारियां डालना। तो वहां कर्तव्य होते ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स देना या जूरी ड्यूटी करना जैसे कर्तव्य हैं, पर वो आम कानूनों के जरिए लागू होते हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता। तो क्या कोई भी बड़ा लोकतंत्र नहीं है जिसके संविधान में कर्तव्य हो? एक बहुत दिलचस्प अपवाद है जापान। जापान? हाँ, जापान का 1947 का संविधान जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, उसमें नागरिकों के लिए साफ तौर पर कर्तव्य लिखे हैं। काम करने का कर्तव्य, टैक्स चुकाने का कर्तव्य और अपने बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य। ये तो कुछ भारतीय मॉडल के करीब लगता है। हाँ, ये उदारवादी अधिकारों और पारंपरिक सामाजिक जिम्मेदारियों का एक अनूठा संगम है। किसी नए लोकतंत्र का उदाहरण है क्या, जैसे दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका का मॉडल भी बहुत अलग है। रंग भेद के बाद बने उनके संविधान में अधिकारों पर जबरदस्त जोर है और दिलचस्प बात यह है कि वो कर्तव्यों यानी ड्यूटीज की जगह जिम्मेदारियों यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अधिकारों के बिल का सम्मान करना। मतलब उनका पूरा ढांचा ही अधिकारों की रक्षा के इर्द गिर्द बुना गया है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक बात तो साफ है, ये मौलिक कर्तव्य भले ही सीधे अदालत में लागू न हो, वे भारतीय संवैधानिक सोच की एक अहम कड़ी है। ये सिर्फ नैतिक उपदेशों की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, वे एक तरह से नागरिकों के लिए एक नैतिक कंपास का काम करते हैं। एक रिमाइंडर कि अधिकार अकेले नहीं आते, उनके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। और जैसा हमने देखा, ये अदालतों को कानून समझाने में मदद करते हैं और संसद को राष्ट्र निर्माण के लिए कानून बनाने का एक वैचारिक आधार भी देते हैं। ये सच में एक बहुत गहरा और जरूरी संतुलन है जिसके बारे में शायद हमें और बात करने की जरूरत है। और इसी संतुलन से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमारा एक मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) हमें ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म विकसित करने के लिए कहता है। हाँ। आज के इस दौर में जहां गलत सूचना और फेक न्यूज का बोलबाला है, क्या ये हमारे समय का सबसे जरूरी लेकिन सबसे मुश्किल कर्तव्य बन गया है? एक नागरिक के तौर पर अपने रोजमर्रा के जीवन में सवाल पूछने, सच को परखने और लगातार सीखने की कोशिश करने का असल में क्या मतलब है, इस पर सोचना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।